कहानी की शुरुआत साल 1999 से होती है। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। पिछले कई दशकों से दोनों देशों की सीमाएं युद्ध, संघर्ष और एक दूसरे पर अविश्वास की गवाह बनी हुई थीं। हालात इतने खराब थे कि दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब सिर्फ एक साल पहले भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ऐसा लगने लगा था कि अगर दोनों देशों के बीच छोटी सी भी चूक हुई तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। पूरी दुनिया की नजर दक्षिण एशिया पर टिक गई थी। लेकिन इसके ठीक 7 महीने बाद भारत की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सभी को हैरान कर दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का निमंत्रण स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा का ऐलान कर दिया। इस पहल का मकसद दोनों देशों के बीच बरसों से चली आ रही दुश्मनी को कम करना और शांति की एक नई शुरुआत करना था। पूरी दुनिया इस कदम को उम्मीद की नई किरण के रूप में देख रही थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या दोनों देशों की सेनाएं भी इस नई दोस्ती पर भरोसा कर पाएंगी, या फिर सरहद के उस पार कोई ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसकी भनक अभी किसी को नहीं थी। इसके बाद कहानी हमें 4 महीने पीछे ले जाती है। यहां हमें इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन के बारे में बताया जाता है। इस स्क्वाड्रन को बाकी टीमों से अलग एक खास जिम्मेदारी दी गई थी। इसका काम दुश्मन के ठिकानों को पहचानना और उनकी सही तस्वीरें हासिल करना था। इस पूरी टीम की जिम्मेदारी विंग कमांडर टोनी के हाथों में थी। लड़कों को तैयार किया जा रहा था क्योंकि आगे वॉर गेम एक्सरसाइज होने वाली थी। पहले कई राउंड, फिर सेमीफाइनल और आखिर में फाइनल मुकाबला होना था। इसी दौरान हमारी मुलाकात कर्नल अजय आहूजा से होती है। वह एक बेहतरीन फाइटर जेट पायलट हैं और अपनी पत्नी अलका तथा बेटे के साथ रहते हैं। उनके बेटे का भी सपना है कि बड़ा होकर एयरफोर्स ज्वाइन करे। लेकिन अजय अपने बेटे को हमेशा एक बात समझाते हैं कि एयरफोर्स में सिर्फ बहादुरी ही नहीं बल्कि सही कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। अजय के घर में एक पुराना स्कूटर भी है। अलका अक्सर उनसे कहती हैं कि अब इस स्कूटर को बदल देना चाहिए, लेकिन अजय मजाक में कहते हैं कि यह स्कूटर तो फिर भी नया है, हमारे कुछ मिग 21 इससे भी पुराने हैं। अजय और टोनी बहुत अच्छे दोस्त हैं। टोनी ने अजय को खास तौर पर यहां बुलाया था ताकि वह नए पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि अजय को बेहतरीन फाइटर पायलट माना जाता था। इसके बाद सभी पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। शुरुआत में ही उन्हें साफ बता दिया जाता है कि गोल्डन एरोस का काम फिलहाल दुश्मन के ठिकानों को कैप्चर करना है, इसीलिए उन्हें बॉम्बिंग के बारे में अभी नहीं सोचना है। इन्हीं पायलट्स में ढाली भी है। ढाली काफी जोशीला है और हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अजय पहली ही क्लास में सभी को समझा देते हैं कि एयरफोर्स में प्रोटोकॉल से समझौता नहीं किया जा सकता। इसके बाद कहानी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। यहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ अपने एक जनरल से बात कर रहे होते हैं। मुशर्रफ बताता है कि हर साल सर्दियों में भारत और पाकिस्तान के सैनिक ऊंची चोटियों से नीचे लौट आते हैं, लेकिन इस बार वह चाहता है कि उसके सैनिक वापस न आएं। जनरल उसे याद दिलाता है कि शिमला समझौते के तहत सर्दियों में सैनिकों को वापस आना ही पड़ता है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो यह समझौते का उल्लंघन होगा। लेकिन मुशर्रफ साफ कह देता है कि हर बार नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बैठक चल रही होती है। सभी लोग भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होने वाली थी। बैठक में कुछ लोग नवाज शरीफ से कहते हैं कि अगर वाजपेयी पाकिस्तान आ ही रहे हैं तो इस मौके पर कश्मीर का मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए। नवाज को भी यह बात सही लगती है। उधर गोल्डन एरोस का वॉर गेम एक्सरसाइज सेमीफाइनल शुरू हो जाता है। ढाली और बोल्डी एक टीम में होते हैं। दोनों काफी अच्छे पायलट हैं और करीब 1 साल से इस एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन तभी मौसम अचानक खराब हो जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हेडक्वार्टर से मिशन रोकने का आदेश आ जाता है। बोल्डी आदेश मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ढाली पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह बोल्डी को भी समझा लेता है कि अगर वे मिशन पूरा करते हैं तो उन्हें 20 पॉइंट मिल सकते हैं। दोनों खराब मौसम के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके पास टारगेट की तस्वीर लेने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा था। किसी तरह दोनों सही जगह तक पहुंचते हैं और टारगेट की तस्वीर कैप्चर करने में सफल हो जाते हैं। दोनों को लगता है कि उन्होंने शानदार काम किया है, लेकिन अजय आहूजा उनसे बिल्कुल खुश नहीं होते। वह ढाली से कहते हैं कि जब हेडक्वार्टर ने मिशन रोकने का आदेश दे दिया था तो तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की? ढाली जवाब देता है कि उन्हें 20 पॉइंट मिल रहे थे, इसीलिए थोड़ा रिस्क लेना जरूरी था। अजय को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह ढाली को 1 हफ्ते के लिए ग्राउंडेड कर देते हैं और साफ कहते हैं कि अब वह कुछ दिनों तक उड़ान नहीं भरेगा। लेकिन ढाली अपनी गलती मानने के बजाय अजय से बहस करता रहता है। इससे नाराज होकर अजय उसकी सजा बढ़ाकर 2 हफ्ते कर देते हैं। इसी बीच हमें बोल्डी के बारे में पता चलता है। सभी उसे प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत शानदार है। वह बताता है कि उस मिशन को पूरा करने का एक दूसरा रास्ता भी था। उधर कहानी फिर पाकिस्तान की तरफ जाती है। कुछ पाकिस्तानी सैनिक भारतीय बंकरों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि भारतीय सैनिक सर्दियों के कारण अपनी पोस्ट खाली कर चुके हैं। अब पाकिस्तानी सैनिक उन खाली पोस्ट्स पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। कमांडर और जनरल आपस में चर्चा करते हैं कि यही सही मौका है। अगर उन्होंने इन पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। मुशर्रफ भी इस योजना का समर्थन करता है। उसे पता था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ ढाली ग्राउंड ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि आज सभी लोग अजय आहूजा के घर डिनर के लिए जा रहे हैं। ढाली भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन उसे अपनी सजा याद आ जाती है। इसी दौरान बोल्डी अपनी गर्लफ्रेंड माधवी से फोन पर बात कर रहा होता है। माधवी परेशान है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। वह बोल्डी से कहती है कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन बोल्डी ज्यादा देर बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके दोस्त आ चुके थे। सभी लोग अजय के घर पहुंचते हैं। वहां उनकी पत्नी अलका भी मौजूद होती है। सभी को लगता है कि आज खूब मस्ती होगी, लेकिन अजय और अलका उनके सामने सब्जियों का ढेर रख देते हैं। अजय कहते हैं, खाना खाना है तो पहले सब्जियां काटनी होंगी। सभी पायलट मजबूरी में सब्जियां काटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हंसी मजाक के साथ सभी एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है और सभी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी बोल्डी को माधवी की याद आती है। वह कहता है कि उसे एक जरूरी फोन करना है और वहां से उठने लगता है। उसी वक्त ढाली मजाक में उसका वॉलेट छीन लेता है। वॉलेट वापस लेने के चक्कर में दोनों के बीच धक्का मुक्की हो जाती है और ढाली की नाक से खून निकलने लगता है। अजय दोनों को देखकर समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। उधर पाकिस्तान में आईएसआई चीफ को भी हैरानी हो रही थी कि मुशर्रफ ने इतने सारे सैनिकों की विंटर लीव आखिर क्यों कैंसिल कर दी। मुशर्रफ बहाना बनाता है कि कुछ मुजाहिदीन शांति वार्ता को नाकाम करना चाहते हैं, इसीलिए सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। लेकिन असली वजह कुछ और थी। उधर माधवी आखिरकार घर से भाग आती है और सीधे भटिंडा एयरबेस पहुंच जाती है। शुरुआत में उसे अंदर आने नहीं दिया जाता, लेकिन जब पूरी बात टोनी को पता चलती है तो वह उसकी स्थिति समझते हैं। समस्या यह थी कि एयरबेस पर माधवी के रहने के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। तभी अजय कहते हैं कि माधवी उनके घर पर रह सकती है। इससे अलका को भी कंपनी मिल जाएगी और माधवी भी सुरक्षित रहेगी। इसके बाद अजय अपने पायलट्स को एक बेहद खास तकनीक के बारे में बताते हैं। इस तकनीक में कई फाइटर जेट्स एक साथ एक खास फॉर्मेशन में उड़ते हैं, जिससे रडार पर वे सिर्फ एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं। दुश्मन को लगता है कि सामने कोई बड़ा एयरक्राफ्ट आ रहा है, लेकिन टारगेट के पास पहुंचते ही सभी जेट अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। यह तकनीक बेहद मुश्किल थी। सभी पायलट्स की स्पीड, दिशा और टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए थी। छोटी सी गलती भी पूरी टीम का मिशन बर्बाद कर सकती थी।
अजय जानबूझकर ढाली और बोल्डी को एक ही ग्रुप में डाल देते हैं क्योंकि दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। अजय चाहते थे कि दोनों अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी भूलकर टीम की तरह काम करना सीखें। ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन बोल्डी काफी घबराया हुआ नजर आता है। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था और इसका असर पूरी टीम पर पड़ रहा था। टोनी सभी को समझाते हैं कि इस फॉर्मेशन में किसी एक की गलती भी पूरे मिशन को फेल कर सकती है। सभी की स्पीड, कोऑर्डिनेट और टाइमिंग एकदम सटीक होनी चाहिए। इसी बीच पाकिस्तान के स्कार्दू बेस पर कुछ ऐसे लोग पहुंचते हैं जिन्हें देखकर वहां के अधिकारी हैरान रह जाते हैं। वे लोग मुजाहिदीन के कपड़ों में थे, लेकिन असल में वे मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिक थे। पाकिस्तान की योजना यह थी कि इन सैनिकों को मुजाहिदीन बनाकर ऊंची चोटियों पर भेजा जाए। अगर उनकी पहचान सामने आ भी जाए तो पाकिस्तान आसानी से इनकार कर सके कि उसका इस हमले से कोई संबंध है। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक कई भारतीय पोस्ट्स पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच तारीख आती है 19 फरवरी 1999 की। लाहौर बस यात्रा शुरू होती है। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान पहुंचते हैं और नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं। दोनों देशों के बीच शांति की बातें होती हैं, लेकिन एक बात अजय और टोनी को परेशान कर रही थी। पाकिस्तान की इस ऐतिहासिक मुलाकात में सेना के तीनों प्रमुख शुरुआत में मौजूद नहीं थे। नवाज शरीफ भी इस बात से हैरान होते हैं और सेना के प्रमुखों से पूछते हैं कि वे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। उन्हें जवाब मिलता है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त थे। नवाज साफ कहते हैं कि आगे होने वाली पीस समिट में उन्हें जरूर आना होगा और अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देना होगा। उधर बोल्डी और माधवी के रिश्ते में भी दूरी बढ़ने लगती है। माधवी अपना घर छोड़कर बोल्डी के पास आई थी, लेकिन बोल्डी का पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर था। ग्राउंड पर रहते हुए वह अपनी फ्लाइंग के बारे में सोचता और जब हवा में होता तो माधवी के बारे में सोचने लगता। इस वजह से उसका ध्यान लगातार भटक रहा था और ढाली के साथ उसकी बहस भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच के दौरान सेना के तीनों प्रमुख मौजूद रहते हैं। आखिर में वाजपेयी उनसे मुलाकात करते हैं। बाकी अधिकारी उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन मुशर्रफ सैल्यूट करने के बजाय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। यह देखकर नवाज शरीफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर अलका और माधवी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अलका उसे बताती हैं कि जब भी अजय सॉटी पर जाते हैं वह उनके सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं करती। वह अपनी सारी शिकायतें लिखकर रखती हैं और जब अजय वापस आते हैं तब उन्हें सब सुनाती हैं। इसी बीच टोनी के घर पर सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन बोल्डी काफी परेशान नजर आता है। वह टोनी से अकेले में कहता है कि वह बहुत कंफ्यूज है। उसका ध्यान फ्लाइंग में नहीं लग रहा और वह चाहता है कि उसे ग्राउंड ड्यूटी दे दी जाए। टोनी और अजय उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बोल्डी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में ये सभी ट्रेनिंग और तैयारियां एक असली युद्ध में बदलने वाली हैं। पाकिस्तान में पीस समिट शुरू हो चुकी थी। भारत की तरफ से एक अधिकारी वहां मौजूद था जो पाकिस्तान को आर्थिक मदद और गेहूं देने की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से साफ कहा जाता है कि उन्हें इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका असली मुद्दा कश्मीर है। भारतीय अधिकारी जवाब देता है कि इस वक्त कश्मीर पर बातचीत करना सही नहीं होगा। दोनों देशों के बीच शांति की शुरुआत हुई है, इसीलिए पहले माहौल सामान्य होना जरूरी है। उधर गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन के फाइनल्स करीब आ चुके थे। बोल्डी अभी भी अपनी परेशानी से जूझ रहा था और ट्रेनिंग में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। अजय चाहते थे कि बोल्डी फाइनल में टीम का हिस्सा बने, लेकिन ढाली परेशान था। उसे लगता था कि बोल्डी की वजह से पूरी टीम के नंबर कट जाएंगे। अजय उसे समझाते हैं कि बोल्डी जरूर आएगा और उसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को धीरे धीरे शक होने लगता है कि मुशर्रफ उससे कुछ छिपा रहा है। उसने सैनिकों की विंटर लीव कैंसिल करने के पीछे जो वजह बताई थी वह पूरी तरह सच नहीं लग रही थी। मुशर्रफ नवाज को एक जगह ले जाकर कहता है कि पहले आप खुद अपनी आंखों से हालात देख लीजिए, इसके बाद जो फैसला लेना हो लीजिए।
उधर फाइनल की तैयारी में अजय ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने 6 बाइकों को रस्सियों और कनेक्शन के जरिए एक साथ बांध दिया ताकि सभी पायलट एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना सीख सकें। शुरुआत में यह एक्सरसाइज बार बार फेल होती है। सबसे ज्यादा परेशानी बोल्डी की वजह से होती है। आखिरकार बोल्डी कह देता है कि वह यह नहीं कर सकता और वह वहां से जाना चाहता है। तभी उसके दोस्त उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि कुछ मिनट के लिए माधवी को भूल जाओ। इस वक्त सिर्फ टीम के बारे में सोचो। दोस्तों का हौसला मिलने के बाद बोल्डी दोबारा कोशिश करता है और इस बार वह शानदार तालमेल बैठा लेता है। अजय भी उसे समझाते हैं कि जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में हो तो उस वक्त उसे सिर्फ अपने मिशन के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ उस जगह पहुंचता है जहां मुशर्रफ उसे बताता है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की कई ऊंची पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया है। मुशर्रफ समझाता है कि अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है और फिर कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात मनवाई जा सकती है। नवाज को यह योजना पसंद आती है। इसके बाद मुशर्रफ उससे एक और मंजूरी मांगता है। वह चाहता है कि वहां भेजे गए सैनिकों को आधुनिक हथियार दिए जाएं ताकि वे भारतीय सेना का सामना कर सकें। मुशर्रफ एक दस्तावेज नवाज के सामने रखता है और उससे उस पर साइन करवा लेता है। उधर गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन का फाइनल शुरू हो जाता है। अजय और टोनी भी इसमें हिस्सा लेते हैं। सभी पायलट एक साथ फॉर्मेशन बनाकर उड़ते हैं और इस बार उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं और गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इस सफलता के साथ ढाली और बोल्डी के बीच की सारी दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। बोल्डी बेहद खुश होता है और सीधे माधवी के पास जाता है। वह उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है और अपने दिल की बात कहता है। बोल्डी माधवी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। माधवी यह सुनकर बेहद खुश हो जाती है। जब बाकी पायलट्स को इस बारे में पता चलता है तो सभी खुशी मनाते हैं और एक छोटी सी पार्टी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरहद पर हालात तेजी से बदल रहे थे। सर्दियां खत्म होते ही भारतीय सैनिक अपनी ऊंची पोस्ट्स पर वापस पहुंचने लगते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कई बंकरों पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है और सबसे डरावनी बात यह थी कि सामने मौजूद लोग मुजाहिदीन के भेष में थे। वे एक एक करके भारतीय सैनिकों पर हमला कर रहे थे। भारतीय सेना को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ऊंची चोटियों पर इतने सारे लोग आखिर पहुंचे कैसे। कर्नल सरताज सिंह को शक था कि यह काम सिर्फ मुजाहिदीन का नहीं हो सकता। उन्हें पूरा विश्वास था कि इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, लेकिन बाकी अधिकारियों को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। उनका मानना था कि हाल ही में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हुई है, इसीलिए पाकिस्तान ऐसा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन जल्द ही स्थिति गंभीर हो जाती है। भारतीय सेना को पता चलता है कि कई महत्वपूर्ण पोस्ट्स पर दुश्मन कब्जा कर चुका है। समस्या यह थी कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर भारतीय सेना के लिए सीधे हमला करना बेहद मुश्किल था। इसीलिए एयरफोर्स की मदद लेना जरूरी हो गया। आर्मी के अधिकारी एयरफोर्स चीफ के पास पहुंचते हैं और पूरी स्थिति बताते हैं। इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर भेजना बेहद जोखिम भरा था। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना लगभग आत्मघाती साबित हो सकता था। इसीलिए पहले यह पता लगाना जरूरी था कि दुश्मन कितनी संख्या में है, कहां छिपा हुआ है और उनकी असली योजना क्या है। तभी अधिकारियों को गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन की याद आती है। उन्हें एक ऐसा मिशन दिया जाता है जिसमें उन्हें दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों की तस्वीरें लेकर आनी थीं। इसी बीच अजय अपने घर पर अलका को जिप्सी चलाना सिखा रहे होते हैं। अलका बार बार गाड़ी संभालने में गलती करती है। वह मजाक में कहती है कि अगर उनके पास मारुति 800 होती तो वह जल्दी सीख जाती। अजय हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम जिप्सी चलाना सीख गई तो फिर कोई भी गाड़ी चला सकती हो। तभी कुछ सैनिक अजय से मिलने पहुंचते हैं और उन्हें पूरी स्थिति बताते हैं। अजय समझ जाते हैं कि मामला बेहद गंभीर है और अब उन्हें तुरंत श्रीनगर एयरबेस जाना होगा। अलका अजय के जन्मदिन के लिए उनके कपड़ों का नाप ले रही होती है। अजय वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और आखिरकार पूरी टीम श्रीनगर के लिए रवाना हो जाती है। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ को अब असली सच्चाई का पता चल चुका था।
उसे पता चलता है कि जिन लोगों को मुजाहिदीन बताया जा रहा है, उनमें असल में पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल हैं और वे भारतीय पोस्ट्स पर कब्जा कर रहे हैं। नवाज मुशर्रफ पर नाराज होता है और आदेश देता है कि ऑपरेशन तुरंत बंद किया जाए और सभी सैनिकों को वापस बुलाया जाए। लेकिन मुशर्रफ के समर्थक इसे एक सुनहरा मौका मान रहे थे। उनका मानना था कि अगर भारत की इतनी सारी पोस्ट्स पर कब्जा हो गया है, तो इसी दबाव का फायदा उठाकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को मजबूर किया जा सकता है। दूसरी तरफ एयरफोर्स में पाटनी सर अपने पायलट्स को मिशन के बारे में बताते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कई ऊंची चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी तक किसी के पास यह जानकारी नहीं है कि वहां कितने सैनिक हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं और उनकी असली योजना क्या है। गोल्डन एरोस का काम था इन सभी जगहों की तस्वीरें लेकर सही जानकारी हासिल करना। अजय और टोनी को करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इन इलाकों की निगरानी करनी थी। दोनों फाइटर जेट लेकर वहां पहुंचते हैं और कई तस्वीरें खींचकर वापस लौटते हैं। अजय को तस्वीरों में कुछ अजीब दिखाई देता है। वहां कोई सैनिक साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि वहां कुछ न कुछ जरूर छिपा हुआ है। उधर नवाज शरीफ फिर से मुशर्रफ को बुलाता है। नवाज अब उससे कहता है कि अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन एक बात साफ थी, इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना का नाम सामने नहीं आना चाहिए। मुशर्रफ भरोसा दिलाता है कि वह ऐसा इंतजाम करेगा कि दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे पाकिस्तानी सेना थी। अब अजय द्वारा लाई गई तस्वीरों की बारीकी से जांच की जाती है। विशेषज्ञों को जमीन पर कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे एक निश्चित दिशा और बेहद व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे थे। यह तरीका मुजाहिदीन का नहीं था। मुजाहिदीन आमतौर पर इस तरह व्यवस्थित तरीके से नहीं चलते थे। इससे साफ हो गया कि वहां मौजूद लोगों को बाकायदा सैन्य ट्रेनिंग मिली हुई थी। अब भारतीय अधिकारियों को यकीन हो गया था कि इन पोस्ट्स पर पाकिस्तानी सेना ने ही कब्जा किया है। यह जानकारी प्रधानमंत्री तक भी पहुंचती है। भारत अब इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार था। एयरफोर्स को दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की अनुमति मिल जाती है। इस पूरे अभियान का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सफेद सागर। अब भारतीय एयरफोर्स की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ फाइटर जेट करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमला करने की तैयारी करते हैं, पाकिस्तानी सेना की तरफ से हीट सीकिंग मिसाइलें दागी जाती हैं। एक मिसाइल निशांत के फाइटर जेट को लॉक कर लेती है। अजय यह सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। निशांत का विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। अजय उसे बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। ढाली भी उनके साथ जाने को तैयार होता है, लेकिन अजय उसे वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि उसके जेट में ज्यादा ईंधन नहीं बचा था। अब अजय अकेले निशांत की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना की एक मिसाइल अजय के विमान को भी लॉक कर लेती है। उनका फाइटर जेट भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। अजय किसी तरह पैराशूट खोलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह एलओसी पार करके पाकिस्तान की सीमा में जा गिरते हैं। अजय जानते थे कि अगर उनके पास मौजूद कोई भी संवेदनशील जानकारी दुश्मन के हाथ लगी तो भारतीय सेना मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए वह अपने पास मौजूद जरूरी सबूतों को नष्ट कर देते हैं। इधर टोनी को पता चलता है कि अजय पाकिस्तान की सीमा में फंस चुके हैं। वह उन्हें बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसे रोक दिया जाता है। उसे समझाया जाता है कि अजय एलओसी के उस पार हैं। अगर कोई भारतीय पायलट वहां जाएगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उधर पाकिस्तानी सैनिक अजय को तलाश कर रहे थे। अजय लगातार अपनी लोकेशन बदलते हैं, लेकिन आखिरकार पाकिस्तानी सेना उन्हें पकड़ लेती है। भारतीय एयरफोर्स में जब यह खबर पहुंचती है तो ढाली खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह अजय को अकेला छोड़कर वापस नहीं आया होता तो शायद यह सब नहीं होता। इसी बीच पाटनी सर बताते हैं कि MiG-21 से दुश्मन की उन ऊंची पोस्ट्स पर हमला करना बेहद मुश्किल है। दुश्मन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो हमारे फाइटर जेट्स को आसानी से निशाना बना सकती हैं। इसीलिए अब एक नए विकल्प की जरूरत थी, और वह विकल्प था
मिराज 2000। लेकिन मिराज 2000 को हमले के लिए तैयार करना आसान नहीं था। उसमें इस्तेमाल होने वाले खास बम पहले अमेरिका से आते थे, लेकिन उस वक्त अमेरिका भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए भारतीय इंजीनियर्स को खुद इन विमानों को नए बमों के साथ तैयार करना था। मिराज 2000 की सबसे बड़ी खासियत थी उसका लेजर गाइडेड बम सिस्टम। इसकी मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बेहद सटीक हमला किया जा सकता था, लेकिन तैयारी में समय लग रहा था और दूसरी तरफ जंग लगातार आगे बढ़ रही थी। इसी बीच कहानी वापस अजय आहूजा के पास पहुंचती है। पाकिस्तानी सैनिक उन्हें एक जगह ले जाते हैं और उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि वह पाकिस्तान की सीमा में क्यों आए और क्या वह हमला करने के इरादे से आए थे। अजय साफ कहते हैं कि उनके विमान में कोई मिसाइल नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर सीमा पार नहीं की थी। उनका विमान मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हुआ और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पैराशूट खोला, जिसकी वजह से वह अनजाने में एलओसी के उस पार पहुंच गए। तभी एक पाकिस्तानी जनरल वहां आता है। वह अजय से कहता है कि तुम्हारे लोग तुम्हें कभी नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ सहयोग करो और एक बयान दो कि भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान पर हमला करने के इरादे से आई थी। लेकिन अजय ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता इस वर्दी में ऐसा क्या है, लेकिन इसे पहनने के बाद गद्दारी करने का मन ही नहीं करता। जनरल समझ जाता है कि अजय को झुकाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ मुशर्रफ मदद मांगने के लिए चीन पहुंचता है। वह चाहता था कि चीन इस संकट में पाकिस्तान का साथ दे, लेकिन चीन साफ कह देता है कि यह भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और उसे दोनों देशों को खुद इस समस्या को सुलझाना चाहिए। मुशर्रफ को कोई मदद नहीं मिलती। उधर पाकिस्तानी जनरल उसे बताता है कि अजय किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद मुशर्रफ आदेश देता है कि अब जो करना है किया जाए। दोनों के बीच यह बातचीत एक असुरक्षित लाइन पर होती है और उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है और फिर एक बेहद दर्दनाक घटना होती है। अजय आहूजा की हत्या कर दी जाती है। जैसे ही भारत को यह खबर मिलती है, पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। उनकी पत्नी अलका तक भी यह खबर पहुंचती है। उस वक्त उनके दिल पर क्या बीती होगी, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक वीर जवान ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। अब अजय को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। उनके साथी सैनिक और परिवार नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरी तरफ उनके साथी सैनिक अब उस जंग को जीतने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ हो चुके थे। अजय आहूजा की शहादत के बाद पूरे एयरफोर्स बेस का माहौल बदल चुका था। हर जवान के अंदर गुस्सा भी था और दर्द भी। ढाली खुद को लगातार दोषी मान रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने उस दिन अजय को अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद यह सब नहीं होता। उधर सांगी मिराज 2000 को तैयार करने में जुटा हुआ था, लेकिन उसके मन में भी बेचैनी थी। वह अपनी टीम और दोस्तों के पास वापस जाना चाहता था। ढाली कई बार अलका से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी तरफ टोनी भी अंदर से टूट चुका था। वह अपनी पत्नी कमल से कहता है कि उसने अलका से वादा किया था कि अजय को कुछ नहीं होने देगा। अजय को गोल्डन एरोज में बुलाने वाला भी वही था। इन्हीं बातों के बीच टोनी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह तुरंत पाटनी सर से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि गोल्डन एरोज के फाइटर जेट्स में कैमरा सिस्टम मौजूद है। अगर कैमरे की जगह बम लगाया जाए तो शायद इन्हीं विमानों का इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था सटीक लोकेशन। दुश्मन की पोस्ट के आसपास भारतीय सैनिक भी मौजूद थे, इसीलिए बम को बिल्कुल सही जगह गिराना जरूरी था। अगर निशाना थोड़ा भी चूक गया तो बम अपने ही जवानों के लिए खतरा बन सकता था। अब ट्रायल शुरू किए जाते हैं। मिग 21 में कैमरे की जगह बम लगाए जाते हैं और एक एक करके पायलट्स अभ्यास करने लगते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि बम टारगेट से काफी दूर गिर रहे थे। कभी दूरी 700 मीटर होती तो कभी 800 मीटर। उन्हें लगभग 200 मीटर के अंदर निशाना लगाना था। टीम बार बार कैलकुलेशन करती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है।
टोनी को समझ नहीं आता कि इतनी सटीक गणना के बावजूद गलती कहां हो रही है। ढाली भी ट्रायल का हिस्सा बनता है, लेकिन उड़ान के दौरान उसे बार बार अजय की याद आने लगती है। उसका ध्यान भटक जाता है और वह बम गिराने में सफल नहीं हो पाता। अधिकारी समझ जाते हैं कि ढाली अभी मानसिक रूप से उस हादसे से बाहर नहीं आया है, इसीलिए उसे कुछ समय के लिए सॉर्टी से दूर रखा जाता है। अब ट्रायल का आखिरी दिन आ जाता है। अगर इस बार भी बम सही जगह नहीं गिरा तो पूरी योजना रोकनी पड़ सकती थी। टोनी एक बार फिर ट्रायल शुरू करता है, लेकिन इस बार भी बम टारगेट से करीब 500 से 600 मीटर दूर गिरता है। पार्टनीसर निराश होकर ट्रायल बंद करने का आदेश दे देते हैं। इसी दौरान अलका के साथ माधवी भी मौजूद होती है। तभी एक व्यक्ति वहां आता है और अलका को एक कार की चाबी देता है। ये वही मारुति 800 थी जिसे अजय ने पहले ही बुक कर दिया था। उधर टोनी लगातार सोच रहा था कि गलती आखिर हो कहां रही है। आखिरकार उसे एक अहम बात समझ आती है। समस्या उनके कैलकुलेशन में नहीं, बल्कि जीपीएस में थी। टोनी बताता है कि जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट से जुड़ा होता है और उस वक्त सैटेलाइट सिस्टम पर अमेरिका का नियंत्रण था। उसे शक होता है कि जीपीएस में जानबूझकर इतनी सटीक जानकारी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बम टारगेट से दूर गिर रहे हैं। अब टीम अपना अलग जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला करती है। टोनी पार्टनीसर से सिर्फ एक और दिन ट्रायल के लिए मांगता है। इस बार पूरी टीम नए सिस्टम के साथ उड़ान भरती है। बम गिराया जाता है और इस बार टारगेट से दूरी सिर्फ करीब 150 मीटर रहती है। सभी जवान खुशी से झूम उठते हैं। अब ऑपरेशन सफेद सागर दोबारा पूरी ताकत के साथ शुरू किया जा सकता था। उधर पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में मौजूद भारतीय सैनिकों को भी रिहा कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से एक मंत्री भारत पहुंचता है और दावा करता है कि इन हमलों में पाकिस्तान की सेना का कोई हाथ नहीं है। उसके मुताबिक यह सब मुजाहिदीन कर रहे हैं। लेकिन भारत के पास अब एक ऐसा सबूत था जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता। भारतीय अधिकारियों के पास मुशर्रफ और उसके जनरल के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग से साफ हो गया था कि अजय आहूजा को पकड़ने और उनके साथ क्या करना है, इस बारे में पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी थी। अब पाकिस्तान का झूठ सबके सामने आने लगा था। उधर नवाज शरीफ को यह भी पता चल जाता है कि मुशर्रफ ने चीन के समर्थन को लेकर उससे झूठ बोला था। नवाज गुस्से में मुशर्रफ से कहता है कि अब यह ऑपरेशन तुरंत बंद करना होगा, लेकिन मुशर्रफ जवाब देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह नवाज को याद दिलाता है कि उसके पास खुद नवाज के हस्ताक्षर वाली अनुमति मौजूद है, जिसमें उसे आगे बढ़ने और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। मुशर्रफ साफ कहता है कि अगर यह मामला दुनिया के सामने जाता है तो वह यह भी बताएगा कि इस पूरे ऑपरेशन को मंजूरी किसने दी थी। उधर ढाली अभी भी अजय की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। तभी टोनी उसके पास आता है। वह ढाली से कहता है कि खुद को दोष देना बंद कर दो। यह जंग अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त उसे अपने सबसे अच्छे पायलट की जरूरत है। टोनी कहता है कि अगले दिन उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर बम गिराने जाना है और वह चाहता है कि ढाली उसके साथ रहे। आखिरकार ढाली तैयार हो जाता है। अगले दिन टोनी और ढाली मिशन पर निकलते हैं। थल सेना भी नीचे से पूरी तरह तैयार थी। योजना यह थी कि जैसे ही एयरफोर्स बमबारी करेगी, आर्मी तुरंत आगे बढ़कर दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लेगी। लेकिन मिशन के दौरान टोनी के फाइटर जेट में तकनीकी समस्या आ जाती है। वह मिशन रोकने का फैसला करता है। तभी ढाली कहता है कि वह टोनी को रास्ता बताएगा और लगातार सही कोऑर्डिनेट देता रहेगा। टोनी उसकी बात मान लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं और सही समय पर हाई एल्टीट्यूड बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। इस बार पाकिस्तानी सैनिकों को हीट सीकिंग मिसाइल इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। दूर से उन्हें सिर्फ फाइटर जेट्स की आवाज सुनाई देती है। बमबारी के बाद भारतीय सेना तुरंत आगे बढ़ती है और उस पोस्ट पर अपना तिरंगा फहरा देती है। ढाली के अंदर भी एक अलग तरह का सुकून था। उसे महसूस हो रहा था कि वह आखिरकार अजय के अधूरे काम को आगे बढ़ा रहा है। इसी बीच माधवी के बारे में एक बड़ी बात सामने आती है।
माधवी प्रेग्नेंट थी। उसे करीब 1 महीने से यह बात पता थी, लेकिन उसने बोल्डी को नहीं बताया था। वह चाहती थी कि बोल्डी फिलहाल मिशन पर ध्यान दे। अगर उसे इस वक्त बच्चे की खबर मिल गई तो उसका ध्यान फिर से भटक सकता था। लेकिन अब यह बात अलका, कमल और बाकी महिलाओं को पता चल जाती है। उधर एयरफोर्स लगातार दुश्मन की पोस्ट्स पर हमला करती रहती है। कई जगहों पर भारतीय सेना वापस कब्जा करने में सफल हो जाती है। लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आती है। भारतीय सेना जब कुछ बंकरों पर कब्जा करने पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी सैनिक अभी भी उन्हीं बंकरों में छिपे हुए हैं। वे अचानक हमला कर देते हैं और कई भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। अब एयरफोर्स को भी समझ आता है कि उनकी बमबारी के बावजूद दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा। कारण था बमों का प्रभाव क्षेत्र। बम करीब 200 मीटर के इलाके में गिर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक जेट की आवाज सुनते ही चट्टानों और बंकरों में छिप जाते थे। बमबारी खत्म होते ही वे फिर बाहर निकलते और भारतीय सैनिकों पर हमला कर देते। इस समस्या का कोई सीधा समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भारतीय सेना कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लेती है। कर्नल सरताज सिंह उनसे पूछताछ करते हैं। अब सच्चाई सामने आती है। ये लोग मुजाहिदीन नहीं थे। ये पाकिस्तानी सेना के जवान थे, जिन्हें बाकायदा मुजाहिदीन बनाकर भारतीय पोस्ट्स पर भेजा गया था। अब भारतीय सेना के पास ठोस सबूत था कि पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। उधर टोनी भी इस समस्या का समाधान खोजने में जुटा था। उसे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना की हीट सीकिंग मिसाइलें मुख्य रूप से दिन के समय ज्यादा प्रभावी थीं। रात में उनकी क्षमता काफी कम हो जाती थी। टोनी के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। अगर रात में लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरकर हमला किया जाए तो दुश्मन की मिसाइलें भारतीय जेट्स को लॉक नहीं कर पाएंगी। वह रात में खुद एक सॉर्टी पर निकलता है। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक जेट की आवाज सुनते हैं, वे बंकरों में छिप जाते हैं। लेकिन इस बार टोनी ऊंचाई पर उड़ने के बजाय काफी नीचे उड़ता है और इलाके का जायजा लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि रात में लो एल्टीट्यूड बॉम्बिंग की जा सकती है। वह वापस आकर पाटनी सर को पूरी योजना बताता है। पाटनी सर बताते हैं कि चांदनी रात खत्म होने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। यानी उनके पास सिर्फ 15 रातें थीं। अब फैसला हो जाता है। इन 15 दिनों में रात के समय लगातार बमबारी करनी होगी। टोनी अपनी पूरी टीम के साथ रात में मिशन शुरू करता है। लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए भारतीय जेट्स दुश्मन की पोस्ट्स पर बम गिराने लगते हैं। पाकिस्तानी सेना की हीट सीकिंग मिसाइलें रात के अंधेरे में भारतीय जेट्स को लॉक नहीं कर पाती। इसका फायदा उठाकर भारतीय एयरफोर्स कई महत्वपूर्ण पोस्ट्स को तबाह कर देती है। ऐसा लगने लगता है कि अब युद्ध का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी हार मानने वाला नहीं था। नवाज शरीफ को पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के बयान सुनाए जाते हैं। वे साफ बताते हैं कि वे मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के जवान हैं और सरकार ने ही उन्हें इस मिशन पर भेजा था। वे यह भी बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने बाद में उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ को अब समझ आने लगता है कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। वह खुद ग्राउंड पर जाकर स्थिति देखने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर उसे बड़ी संख्या में घायल पाकिस्तानी सैनिक दिखाई देते हैं। अब उसे समझ आता है कि अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान ये युद्ध नहीं जीत सकता। उधर मुशर्रफ अपनी एयरफोर्स से मदद मांगता है, लेकिन एयरफोर्स के अधिकारी साफ कहते हैं कि एलओसी पार जाकर सीधे इस युद्ध में शामिल होना उनके लिए बेहद जोखिम भरा होगा। हालांकि वे एक ऐसी तकनीकी मदद देने को तैयार होते हैं जिससे पाकिस्तानी सेना की मिसाइलें भारतीय जेट्स को ट्रैक कर सकें। अगली रात टोनी फिर अपनी टीम के साथ मिशन पर निकलता है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। पाकिस्तानी सेना के पास भारतीय जेट्स के संभावित कोऑर्डिनेट्स पहुंच चुके थे। अब जिस दिशा से भी भारतीय जेट आता, पाकिस्तानी सैनिक पहले से तैयार रहते। टोनी को जैसे ही इसका पता चलता है, वह तुरंत मिशन रोक देता है और सभी जेट्स को वापस लौटने का आदेश देता है। अब एक और बड़ी समस्या सामने थी। भारत ने कई पोस्ट्स वापस हासिल कर ली थीं, लेकिन कासर जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट अभी भी दुश्मन के कब्जे में थी।
मिराज 2000 की तैयारी भी पूरी तरह नहीं हुई थी। टोनी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मजबूत सुरक्षा के बीच उस पोस्ट पर हमला कैसे किया जाए। तभी गोल्डन एरोस के युवा पायलट्स एक आइडिया लेकर सामने आते हैं। वे अजय आहूजा की बताई हुई ट्रांसपोर्ट जेट फॉर्मेशन तकनीक का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। कई फाइटर जेट्स एक साथ उड़ेंगे और रडार पर सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा। दुश्मन को लगेगा कि सामने कोई बड़ा एयरक्राफ्ट आ रहा है और जैसे ही वे टारगेट के पास पहुंचेंगे, सभी जेट अलग अलग दिशाओं में निकल जाएंगे। टोनी को यह योजना पसंद आती है। अब मिशन के लिए पूरी टीम तैयार हो जाती है। सभी जेट्स एक साथ उड़ान भरते हैं। रडार पर सच में सिर्फ एक ही डॉट दिखाई देता है। पाकिस्तानी सैनिक समझ नहीं पाते कि आखिर यह कौन सा एयरक्राफ्ट है। लेकिन जैसे ही भारतीय जेट्स कासर पोस्ट के करीब पहुंचते हैं, सभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें पहले से कोऑर्डिनेट तो मिल रहे थे, लेकिन इस बार सामने सिर्फ एक डॉट था और कुछ ही सेकंड में कई अलग अलग जेट्स उनकी पोस्ट्स पर हमला शुरू कर देते हैं। कासर पोस्ट पर भीषण बमबारी होती है। भारतीय सेना तुरंत आगे बढ़ती है और आखिरकार उस पोस्ट पर भी कब्जा कर लेती है। इस तरह गोल्डन एरोस की रणनीति कामयाब हो जाती है और युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाता है। कासर पोस्ट पर कब्जा होने के बाद युद्ध का रुख पूरी तरह बदल चुका था। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तानी सैनिकों के लिए स्थिति मुश्किल होती जा रही थी। अब पाकिस्तान के पास पीछे हटने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचा था। नवाज शरीफ आखिरकार अमेरिका पहुंचता है। वहां वह अमेरिकी अधिकारियों से मदद मांगता है और अपनी तरफ की कहानी बताने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान की पूरी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने सैनिकों को मुजाहिदीन बनाकर भारतीय पोस्ट्स पर कब्जा करने के लिए भेजा था। इसीलिए अमेरिका साफ कर देता है कि वह इस मामले में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता। अब नवाज शरीफ के सामने भी स्थिति साफ हो चुकी थी। वह अपनी सारी नाकामियों का जिम्मेदार मुशर्रफ को ठहराने लगता है। मुशर्रफ पर कार्रवाई और कोर्ट मार्शल की बात तक होने लगती है। उधर भारतीय एयरफोर्स के जवान अपने बेस पर लौटते हैं। माधवी बेस पर बोल्डी का इंतजार कर रही होती है। वह उसे बताना चाहती है कि वह मां बनने वाली है, लेकिन माधवी को यह पता नहीं था कि बोल्डी को इस बारे में पहले ही पता चल चुका है। टोनी ने उसे सारी बात बता दी थी। बोल्डी माधवी के पास पहुंचता है और दोनों के बीच एक भावुक पल आता है। दूसरी तरफ कुछ मीडिया वाले टोनी से अजय आहूजा के बारे में सवाल करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ढाली सामने आता है। वह अजय के बारे में लोगों को बताना चाहता था। ढाली समझाता है कि बाहर से देखने पर फाइटर जेट उड़ाना शायद बहुत आसान लगता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। मिग 21 के अंदर पायलट के बैठने की जगह बेहद सीमित होती है। पायलट को सीट पर मजबूती से बांधा जाता है और उसके सामने सैकड़ों कंट्रोल होते हैं जिन्हें हर पल संभालना पड़ता है। विमान में हजारों लीटर ईंधन होता है और छोटी सी चिंगारी भी पूरे विमान को आग के गोले में बदल सकती है। ढाली बताता है कि जिस दिन निशांत का विमान गिरा था, उस वक्त निशांत गंभीर रूप से घायल था। अजय चाहते तो अपनी जान बचाकर वापस लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने निशांत को बचाने का फैसला किया। ढाली कहता है कि शायद उस जगह कोई दूसरा पायलट होता तो वह भी अपनी जान बचाने के लिए वापस लौट जाता, लेकिन अजय आहूजा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। यही वजह थी कि आज हर जवान के दिल में अजय के लिए इतना सम्मान था। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। टोनी सीधे अलका से मिलने जाता है। टोनी के दिल में एक बोझ था। उसने अलका से वादा किया था कि वह अजय का ख्याल रखेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन अजय अब उनके बीच नहीं थे। टोनी अलका से अपनी बात कहता है और अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर पाने का दुख जाहिर करता है, लेकिन अलका उसे समझाती हैं कि इसमें टोनी की कोई गलती नहीं थी। वह जानती थीं कि अजय ने अपना कर्तव्य निभाया था और देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। अजय को खोने का दर्द शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन अलका जिस हिम्मत और मजबूती के साथ खुद को संभालती है, वह काबिले तारीफ था। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर हौसला था।
एक शहीद की पत्नी होने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया हो। और इसी के साथ कहानी हमें एक बेहद जरूरी बात समझाती है। जंग भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उसके निशान कभी खत्म नहीं होते। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ आसमान में लड़ी गई एक जंग की कहानी नहीं थी। यह उन हजारों जवानों के साहस, बलिदान और जज्बे की कहानी थी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। किसी ने अपने परिवार को पीछे छोड़ा, किसी ने अपने सपने अधूरे छोड़ दिए, और किसी ने देश के तिरंगे की शान के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। अजय आहूजा जैसे वीर जवानों ने हमें दिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने का नाम भी देशभक्ति है। आज हम उन सभी वीर जवानों को दिल से सलाम करते हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन और फ्रेश कहानियां आगे भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।